तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट, है ना? ठीक है। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे प्रीवियस जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, उसको जाके चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो के अंदर। ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर थर्ड में डिस्कस करवा रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। टारगेट स्टूडेंट मेरे रहने वाले हैं आरबीएससी के, आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के वो बच्चे जो 10th क्लास में हैं और इस बार साइंस का एग्जाम देंगे। ठीक है। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस कर लिया है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 15 तक जो आपके एमसीक्यू आते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये 14th क्वेश्चन है और इसके आगे 15th क्वेश्चन। इसकी सारी की सारी वीडियो आपको मिलेगी पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर आज हमें चालू करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पूछा है कि द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेशियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट ब्लैंक ऑफ द एनर्जी of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy। क्वेश्चन लिया हुआ है आवर एनवायरमेंट चैप्टर से और यहाँ पर आपको बताना है, टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी फ्लो करके एक टॉपिक चलता है, एनर्जी फ्लो, जिसमें ये बता रखा है कि किस टाइप से अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी फ्लो करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधे सोलर से सोलर एनर्जी को कितने परसेंट जो है सोलर एनर्जी का प्लांट्स कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो होगा बेटा आपका 1%। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे होते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में आते हैं आपके कंज्यूमर्स और उसके बाद में आते हैं कंज्यूमर्स के अंदर भी प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से। अब अगर पूछा जाए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कौन कौन आते हैं तो बेटा उनमें आते हैं आपके मेनली प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉफ्स जितने भी होते हैं बेसिकली वो आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स में, प्लांट्स। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया वगैरह ये भी प्रोड्यूसर्स की गिनती में ही आते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास में एनर्जी कहाँ से आती है। सो एज वी ऑल नो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे माना गया है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है हमारे सन को। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये माना गया है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट जो है कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी सन से जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये परसेंटेज कितना है, तो इसको आप यूं मान के चलो कि सन से अर्थ पर आता तो 100% है, फोटो एनर्जी आती तो 100% है, बट इस 100% का ओनली 1% एनर्जी प्लांट्स जो है वो कैप्चर करते हैं। और प्लांट्स में भी फिर ये जो 1% एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट करके बना दिया जाता है केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल का ओनली 10% पार्ट जो है वो जाता है इसके अगले ट्रॉपिक लेवल में। और उसके बाद में इस 10% का जो 10% होता है वो जाता है इससे अगले लेवल पे। और हम देखते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसीलिए हम ये जानते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं चलते, मैक्स टू मैक्स 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही ये रहते हैं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन की अगर मैं फिर से बात करूं तो इसमें पूछा गया था कि प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी का या सनलाइट का कितना परसेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ओनली 1% ऑफ एनर्जी आउट ऑफ 100%। ठीक है। और इस एनर्जी का क्या करते हैं वो तो आपने सुन रखा है कि एक क्लोरोफिल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है। वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है आपका केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती है और फिर उसके बाद में वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन सेकंड है, वाटर ऑफ ब्लैंक इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि किसकी डेफिनेशन बन रही है। तो बेटा ये बन रही है आपकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अगर मैं इस फिल अप को फिल करूं तो यहाँ पर आएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आपको याद आ रहा है तो ये क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने वॉशिंग सोडा का नाम सुना है तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.10H2O। ठीक है। अब इसमें ये जो .10H2O हम लगाते हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये .10H2O ही क्या है एक्चुअल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है।
ठीक है। कुछ और एग्जांपल दूं तो अगर आपने नाम सुना होगा जिप्सम का, कहाँ पर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस साइड में। आपने नाम सुना होगा जिप्सम का। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है आपका CaSO4 डॉट 2H2O। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि जो डॉट 2H2O लगा रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जिप्सम की अगर बात चल रही है तो हम पीओपी के बारे में भी बात कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपको अगर फॉर्मूला याद है, CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। तो ये हाफ ऑफ H2O, ये 2H2O और ये 10H2O एक्चुअल में है क्या? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से कंसीडर करना। उसके बाद में चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। पूछा है कि हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n, बहुत इंपॉर्टेंट है, CnH2n-2 आर्कोल। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हमारे हमने पढ़े हैं। कौन कौन से तीन हैं? एक तो होते हैं एल्केन, ANE वाले। एक होते हैं आपके सेकंड पे एल्कीन, ENE। और एक होते हैं आपके एल्काइंस, ALKYNE वाले। ठीक है, अब आपको ये याद करना है कि कौन से हाइड्रोकार्बन का CnH2n वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, इतना तो कर ही सकते हो। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर उसमें से होंगे एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में से एक आंसर यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, ह्यूमंस हैव ब्लैंक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमंस के पास में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो पेयर में अगर आपसे पूछा है तो 23 पेयर, सबको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव। आउट ऑफ 23, 22 आर सेम एंड 1 इज आइडेंटिकल। इसको भी मैं थोड़ा सा वापस से समझा देता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं, इस साइड में समझा देता हूँ मैं कि बेसिकली अगर हम देखें कि इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हम जानते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं। आउट ऑफ 23, 22 पेयर तो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम्स बोलते हैं। और एक जो पेयर है वो अलग होता है, उसको वो आइडेंटिकल होता है, मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है, वो होता है आपका आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पेयर। और इस आइडेंटिकल पेयर को हम इज्जत से क्या बोलते हैं? आपका सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है आपका XY वाला। ठीक है, और रिमेनिंग जो 22 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। इनको हम XY या XX से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि वो सब जो है वो आइडेंटिकल होते हैं इसलिए। तो ये है बात आपकी। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पूछा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि पेयर के अंदर, एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम आते हैं। तो 23 पेयर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव, तो 46। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे अंदर, तो वो होते हैं आपके 23 पेयर। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया है। उसके बाद में अगली स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिल अप 5 है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द पैटर्न ऑफ। कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर मान लो, जिसने करंट को कैरी कर रखा है, उसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके नियर बाय रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस पैटर्न में होगी। सो एज वी ऑल नो कि वो कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में क्लोज लूप के अंदर होगी। ठीक है, इस टाइप का। एक याद भी आ रहा होगा आपको, एक जो है एक्टिविटी भी हमारी किताब में दे रखी है, कार्डबोर्ड शीट लगा करके, ऐसे कार्डबोर्ड शीट लगा करके उसके ऊपर आयरन आयरन फिलिंग्स जो है वो हम डालते हैं। फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो जो फिलिंग्स है वो कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप में जो है अरेंज हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आपका कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, ब्लैंक रूल इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द करंट कैरिंग लूप। किसी करंट कैरिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कौन सा रूल जो है वो यूज में लिया जाता है? तो बेटा इसका आंसर होगा हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दो रूल बेसिकली हमारे हैं। एक तो है आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल,
और एक है आपका राइट हैंड थंब रूल। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमने 2 क्वेश्चन में बात करी थी इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। 2 क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया था कि क्या होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ हम बात कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की। तो इसमें क्या होता है बेटा, थंब जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो 4 फिंगर्स हैं हमारी वो रिप्रेजेंट करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल किसी भी लूप के अंदर या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमको डायरेक्शन बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड की। फिर हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। ब्लैंक इज यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आपकी क्या चीज काम में आती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीज भी हमने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस करी थी कि आपको यूजेस पढ़ लेने हैं। किस चीज के यूजेस पढ़ लेने हैं? सोल्ट के। एक एसिड बेस सोल्ट चैप्टर है, उसमें जो सोल्ट का जो टॉपिक है एंड में आता है। इसमें आपको 3 चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हर बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आपको पढ़नी है सोल्ट के अंदर? एक तो पढ़ना है इनका आपको साइंटिफिक नेम, कि इनका नाम क्या होता है। एक आपको पढ़ना है इनका कॉमन नेम, कॉमन नेम भी होते हैं इनके, जैसे वॉशिंग सोडा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, ये इनके कॉमन नेम है। और एक आपको पढ़ने होते हैं इनके फॉर्मूले। फॉर्मूले तो इसके साथ में आएंगे, साइंटिफिक नेम के साथ में इनके फॉर्मूले भी आप याद में रखना। और जो थर्ड चीज आती है वो आती है इनके यूजेस की, कौन सा सोल्ट किस जगह पर यूज हो रहा है, तो इनके यूजेस भी आप पढ़ना। जैसे क्वेश्चन आ गया कि कौन सा सोल्ट जो है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज में होता है, तो उसका हम जानते हैं कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में ये सारी बात हुई आपकी फिलिप्स की। अगले क्वेश्चन के अंदर हम अगले मतलब वीडियो के अंदर अगले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू। उससे पहले अगर आपने अभी तक किसी को सजेस्ट नहीं किया है चैनल को, तो सजेस्ट कर देना। नया चैनल है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैनल को रिकमेंड करना है, प्रमोट करना है। इन केस अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो, वरना वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो।